पाकिस्तान नाज़रीन किराम, कल 17 दिसंबर था जी, और सबको मालूम है कि इमरान खान ने तारीखी ऐलान करना था और कर भी दिया। कल के प्रोग्राम में हमने उसका ऐसे ही बस तज़किरा किया, बात को गोल कर गए, क्योंकि हम भी इंतजार में थे कि देखें क्या गुजरे हैं कतरे पे गौर होने तक। बहुत से तजिए थे, हम पूछते कहते जी ठीक है इलेक्शन होंगे तो लीगल इंस्क्रिप्शन ये होगी वो होगी फलाना होगा ये होगा वो। कुछ लोग का तजिया कर रहे थे कि परवेज़ इलाही की बॉडी लैंग्वेज के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने साथियों से कहा कि इमरान की बॉडी लैंग्वेज भी देखो, वो किस तरह बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और उनका अंदाज अब वो अग्रेसिव नहीं है जो वो हुआ करता है, बड़े आराम से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर जो बयानिया उनका वही था जो बहुत अरसे से वो इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि उनको ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ परवेज़ इलाही बैठे हुए हैं। और परवेज़ इलाही ने कहा कि मैं वहाँ बैठा हूँ, बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहा था कि जब वो जनरल बाजवा के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे थे। वो हमारे मोहसन हैं, एहसानमंद हैं, उन्होंने पीटीआई की मदद की है, हमारी भी मदद की है। कुछ बातें भी उन्होंने बयान की कि बस कहते रहे कि उन्हीं के कहने पर हम पीटीआई के साथ गए थे। मसलन ये कहते रहे कि हमारे खिलाफ मुकदमा बने तो जनरल फैज़ बीच में आता था, तो जनरल बाजवा के पास हम गए, उन्होंने फैज़ को बुलाया। फैज़ ने कहा मुझे तो इमरान खान ने कहा है। अच्छा लगता है कि जैसे खुल के आ गए। उन्होंने कहा कि आइंदा अगर कोई जनरल बाजवा के खिलाफ बात की गई तो उसका जवाब फिर मैं दूंगा, कोई और नहीं देगा। ये एक बहुत, मैं दिलचस्प तो नहीं कह सकता, लेकिन बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। और आप गौर कीजिएगा, उधर पीडीएम ने भी अपनी मीटिंग बुला ली है, गुफ्तगू हो रही है, बहसें हो रही हैं, नवाज शरीफ से राब्ते हो रहे हैं, जरदारी से भी बातचीत चल रही है। तो क्या होने वाला है? ये भी आ रहा है कि परवेज़ इलाही से शायद राब्ते किए जाएंगे, अगरचे तरजीह की है मोहसिन इलाही ने। बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। क्या परवेज़ इलाही सब कुछ सीट एडजस्टमेंट के लिए कर रहे हैं या असेंबली तोड़ने से फरार के लिए कर रहे हैं? तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं। बहरहाल मुल्क किस तरफ जा रहा है, मेरा तो बुनियादी सवाल वही होता है, और हम किस मखमसे में पढ़ने वाले हैं। ये सारी वो सूरत हाल जिस पर हम गौर करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो मावन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और सेनेटर इफ्तिखार महमद साहब, डॉक्टर हुमायूं महमद साहब जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमार मसूद साहब, हमारे साथी तजिया नगार, वो भी हमारे साथ हैं। तजिया नगार तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, मैं बड़े लाइट मूड में कहा करता हूँ कि जब हम लिखने वालों में शुमार होते थे सिर्फ लिखते थे या एडिटर थे तो दानिश्वर कहलाते थे। अब जब से स्क्रीन पे आने लगे हैं तजिया नगार हो गए हैं। बहरहाल अमार मसूद साहब हमारे बहुत अच्छे सोचने समझने वाले लोगों में शुमार होते हैं। उनसे पहले मेरा गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ। दो साथी हमारे जो हैं वो पार्टीजन हैं, पार्टियों के साथ ताल्लुक़ है उनका, और उन्हें बात करने का हक है। उसके बाद मैं राना एहसान अफजल के साथ बात करने की कोशिश करूंगा। जी अमार मसूद साहब, क्या ये सारी सूरत हाल क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे जो कल इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उसमें थोड़ा सा डिफीटिस्ट किस्म का एटीट्यूड नजर आया, और वो असेंबलियां तोड़ नहीं सके। हालांकि असेंबलियां तोड़ना, अगर वो तोड़ना चाहे, परवेज़ इलाही साहब तोड़ना चाहे, 24 घंटे की बात है, तो उन्होंने 1 हफ्ते की और तारीख दे दी। 23 तारीख तक अब तवक्को ये की जा रही है कि कोई उनसे राब्ता करे, कोई अहम लोग उनसे बात करे और कुछ मुतालबात उनके माने, कुछ वो उनके माने, उसके बाद बात आगे चले। लेकिन कल जिस तरह परवेज़ इलाही साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, खासतौर पे जब जनरल बाजवा का जिक्र हो रहा था, तो वो हम सबको पता है कि परवेज़ इलाही साहब की सियासत मुस्लिम लीग काफ की जनरल मुशर्रफ के दौर से ही एक खास तरह की प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत है। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आज उसका खमियाजा हमने देख लिया कि पीटीआई ने भुगत लिया। तो जो शख्स इस कदर सख्ती से कह रहा है इमरान खान को कि आइंदा अगर कभी जनरल बाजवा के खिलाफ बात की तो मैं देख लूंगा, ख्याल में वो इमरान खान के नाम पर, इमरान खान के कहने पर असेंबलियां तोड़ेगा। आई हैव सीरियस डाउट। दूसरी बात ये दोनों कौन है? एक वो है जो दूसरे को कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डक, दूसरे साहब वो है जो कहते थे कि जनरल बाजवा कब तक आपकी नैपियां बदलेंगे।
تو ان کا جو اتحاد ہے یہ نیچرل نہیں ہے, یہ غیر قدرتی ہے. اب عمران خان صاحب 23 تاریخ تک انتظار کریں گے کہ وہ کوئی ان سے بات چیت کرے, کہیں اوپر سے فون آئے, کوئی معاملات طے ہو, اور وہ نہیں ہوں گے, اور اس کے باوجود وہ اسمبلیاں توڑ نہیں سکیں گے. عمران خان صاحب کے 2 مطالبات ہیں اس سٹیج پہ. ایک مطالبہ اہم ہے, دوسرا مطالبہ اتنا اہم نہیں ہے لیکن اس پہ زور زیادہ ہے. پہلا مطالبہ ہے جلدی الیکشن کروا لیے جائیں. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز شروع ہو رہے ہیں کہ وہ کسی طرح ختم ہو. پہلا مطالبہ جو ہے اس میں اتنی شدت نہیں ہے. عمران خان کو پتا ہے کہ مطلب اگر 4 مہینے پہلے الیکشن ہو جاتے ہیں تو فرق کوئی نہیں پڑتا, لیکن یہ ایک فرنٹ پر بات رکھی ہے. اصل اس کے آپ میرے سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اس کے مضمرات اس سے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, اس میں قید بھی ہو سکتی ہے, اس میں معاملات اس سے بھی آگے ہو سکتے ہیں. تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کی کچھ عرصے تک چھیڑ بن جائے گی کہ آؤ جی اسمبلیاں توڑتے ہیں, یا یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا ہم اسمبلیاں توڑیں. پھر بیرسٹر سیف کا بیان آپ سن لیجیے جو کے پی کے ترجمان ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے گی تو پھر اس کے بعد ہم کے پی کے کی اسمبلی ٹوٹیں گے. ٹھیک اس کا مطلب ہے بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. عمار صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتا ہوں. رانا صاحب آپ نے جو گفتگو سنی, پرویز الہی کا ایٹیٹیوڈ بھی دیکھا, کل لوگ ان کی باڈی لینگویج کی بات کر رہے تھے, آج جنرل باجوہ کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی اور یہ کہا کہ ہمیں تو 12 دن کا کہا تھا اب 6 دن میں توڑ دیں وغیرہ وغیرہ. یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے یا اس پر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, یا اسمبلی نہ توڑنے کی بات ہو رہی ہے, اس قسم کی گفتگویں ہو رہی ہیں اور پی ڈی ایم بھی رابطے کر رہی ہے. پہلے خیال تھا کہ پی ڈی ایم کیا کاؤنٹر اٹیک کرتی, لیکن اس سے بڑھ کے اب یہ صورتحال ہو گئی ہے. میں تو اصل سوال تو ایک ہی کیا کرتا ہوں کہ پاکستان کا کیا بنے گا اس سارے کنفیوز حالات میں. آپ کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم مجبور ہیں ایک ایسی جماعت کے ساتھ جو اپوزیشن کے اندر کہتی ہے کہ آپ جو ایک آئینی مدت ہے اس سے پہلے الیکشن کرا دیں, اور اس کا بہانہ وہ یہ بناتے ہیں کہ ملک کی معیشت نہیں چل رہی. اس میں ہمیں صرف یہ مسئلہ ہے کہ معیشت بالکل مشکل حالات میں ہے, لیکن اس کی ذمہ داری ان کے اوپر جہاں بہت حد تک آتی ہے کہ یہ مسائل ہیں. آج وقت نہیں ہے کہ آپ اس وقت الیکشن کرائیں, اور یہ 6 7 8 مہینے جو رہ گئے ہیں اس میں ہمیں آپ اپنا آئینی ٹینیور مکمل کر لینے دیں. اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے, اور الیکشن میں جو جماعت جو ہے وہ اکثریت لے گی وہ حکومت بنا لے گی. آج ہم آپ کی بات ماننے, آپ کے پریشر میں آ کے الیکشن کرا دیں, کل آپ سے معیشت نہیں چلے گی, مثال کے طور پہ آپ حکومت میں آ جاتے ہیں, تو کیا آپ 6 8 مہینے بعد پھر سے الیکشن کرا دیں گے؟ تو یہ ڈیمانڈ ہمیں قبول نہیں ہے. اور اگر یہ ڈیمانڈ آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ اسمبلیوں میں واپس آئیں, وہاں بات چیت کر کے بغیر کسی پریشر کے, بغیر کسی کہہ لیں کہ پہلے شرائط رکھ کے یہ بات چیت ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھیں ملک کا حل تو یہی ہے معاملات کا کہ اس وقت مساق معیشت ہوتی, مل جل کے کچھ جو ضروری فیصلے ہیں وہ لے لیے جاتے. صدر عارف الوی کو بھی ہم نے مشاورت کی, ان سے معیشت کے اوپر بھی کی, ان کو بتایا کہ ہمیں انرجی کنزرویشن کرنی ہے جو اگلے ہفتے سے لانچ ہونے جا رہی ہے, اور اکنامک حالات پہ ان کو بریف کیا. اور یہی مقصد ہی یہی تھا کہ ان کو ہم سینسٹائز کریں کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے لڑائی جھگڑے کا, لیکن چلیں یہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ اور اپنی منمانی کرنے کا وقت عمران خان کے لیے ان کو لگتا ہے کہ یہ ہے وقت, تو انہوں نے اب اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں ہمارا اس میں یہی سوال ہے کہ آپ نے ہفتے کا گیپ کیوں دیا؟ آپ پہلے ڈیزالو کر دیتے تو کہانی ختم کرتے. اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس کو ڈیلے کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ڈیلیئنگ آپشنز موجود ہیں, ان آپشنز پہ بھی غور ہو رہا ہے, لیکن کیا فائنل فیصلہ ہے؟ لیکن پرویز الہی نے تو نئی بات شروع کر دی نا کہ جنرل باجوہ کے خلاف جو بولے گا میں جواب دوں گا. بالکل, دیکھیں وہ تو ایک علیحدہ پھوٹ ہے, وہ ان کے ہاؤس آف یہ جو کولیشن حکومت ہے وہ فیصلہ کرتی ہے ڈیزالو کرنے کی, نہیں کرتی. پرویز الہی کے پاس یہی موقع ہے وزارت اعلیٰ کا, آگے جا کے تو ان کو نہیں ملنا. تو وہ سارے معاملات ہیں, وہ ان کی سائڈ پہ تو کنسرنز اور ایشوز موجود ہیں. ٹھیک بات ہے رانا صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. سینیٹر صاحب, سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے. بہت سی باتیں ایسی ہوئی جن کا جواب میرا خیال وہی دے سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। देखिए जी, मैं जब सॉरी थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। ठीक मैं सुन रहा था तो वो दरमियान में बात हो रही थी, ये एक तो चौधरी साहब की जो इंटरव्यू है उस लिहाज से बात हो रही थी। नंबर 2 ये भी बात हो रही थी कि जी जो पीटीआई और पीएमएलक्यू का जो इत्तेहाद है वो बड़ा अननेचुरल है। बिल्कुल सही कहते हैं, नेचुरल इत्तेहाद तो पीएमएलएन और पीपीपी का है कि जिसमें पीपीपी के जो हेड हैं वो कहते थे कि अगर इस दफा मैंने नवाज शरीफ और इनके साथ दोस्ती कर ली तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। बड़ी नेचुरल दोस्ती है। फिर बहुत नेचुरल है कि जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये कहते थे कि हम लाड़काना की सड़क में, कराची की सड़कों पे, मोटरवे पे, पेशावर में, लाहौर में पेट फाड़ के तुम्हें घसीटेंगे। बड़ी नेचुरल इनकी अलायंस है माशाल्लाह, नजर बदूर। अल्लाह इस अलायंस को इसी तरह रखे। देखिए मैं हमेशा हर दफा जिक्र करता हूं, हजार दफा में, कि 1970s में भुट्टो के खिलाफ एक चीज बनी थी जिसको, जब वो 9 पार्टियों के अलायंस बना था, पीएनए, उसमें कौन सी पार्टियां थी? हाँ, पीएमए। उसमें कौन सी पार्टियां थी? यही सारी पार्टियां थी माइनस पीपीपी। इस दफा उसमें वो पार्टी भी बीच में घुस गई। उस जमाने में एमक्यूएम नहीं थी, एमक्यूएम भी बीच में डाल दिया और ऊपर से आप लोगों ने तड़का लगा दिया पीपल्स पार्टी का भी। तो अब ये जो 13 पार्टियां हैं, ये वही 13 बिल्लियां हैं। 9 बिल्लियों से 13 बिल्लियां हो गई। और इसमें याद रखें, तो अगर आप लोग वैसे माफ कीजिएगा, पीएनए जिसने 9 सितारे कहते थे उन्होंने तो बड़ी ऑफर डाली थी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन ये खुद आफत है ना। अच्छा, उसको छोड़ दे, मैं आपको बात बताता हूँ। जनरल अरसलम बेग ने कहा था कि आईजीआई बनाई गई थी ताकि बेनजीर भुट्टो को वो काउंटर करे उनकी पॉपुलैरिटी को। ठीक है, आईजीआई में कौन लोग थे? यही सारे लोग थे। और उसके अंदर अब उन्होंने डाल दिया पीपल्स पार्टी को भी। ठीक है, अब ये वही आईजीआई है, सिर्फ उसके साथ पीपल पार्टी है। और इस आईजीआई में ज्यादातर लोग वो हैं जिन लोगों ने जो हमेशा से, जिन लोगों ने इवन फातिमा जो जिना है साहिबा है, उनकी भी मुखालफत की थी। ये सारे वो लोग हैं, ये सारे। और इनमें से बाज लोगों ने तो पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ ये रहे थे। ये उन लोगों की औलादों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ रहे थे और हर लिहाज से थे। अच्छा, अब ये बात आ जाती है कि अब बात आ जाती है, मैं बताता हूं। देखिए, परवेज इलाही साहब कह रहे, परवेज इलाही साहब का एक मौकफ है, वी माइट नॉट एग्री विद इट, वील हैव टू रिस्पेक्ट दैट मौकफ बिकॉज ही इज आवर अलायंस। ठीक है, वो कहते हैं कि जी बाजवा साहब जो है ना, उनके खिलाफ आप ये ना कहें। और उनको बुरा लगा था कि वो खान साहब के साथ बैठे हुए थे। इन प्रिंसिपल वो इस बात पे एग्री होकर बैठे थे कि हम लोग असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे। तो उनका प्रॉब्लम असेंबलीज डिसॉल्व करना नहीं है, उनका इशू ये है कि आप लोगों ने, चूंकि उनकी अलायंस बाजवा साहब के साथ ज्यादा स्ट्रांग थी एज अपोज टू व्हाट पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, तो वो कहते हैं कि मुझे अपने साथ बिठा के आप बाजवा साहब के खिलाफ कर रहे हो, दैट इज नॉट ऑन। एंड वी एज अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट रिस्पेक्ट sentiments about that thing। ठीक बात है, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये याद रखे, एक मिनट है, लेकिन ये याद रखे, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट dissolving the assemblies, that is totally separate subject। अब मैं एक काम में आपके साथ जा रहा हूं, लेकिन आप मेरे किसी ऐसे दोस्त का बुरा भला कह रहे हो मेरे सामने, वो मुझे बुरा जरूर लगेगा। ठीक बात है जी। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का पूरे पहलू सामने आ गए। अब हम आगे चलेंगे। आगे चलने का मतलब है कि कहेंगे कि क्या, देखिए इतनी उलझने पड़ती जा रही हैं हमारे सियासी निज़ाम में, सियासी बहरान में, कि जो बंवर बनता जा रहा है और कुछ सब कुछ निगले जा रहा है। क्या फिर रास्ता है बचने का? मुझे तो अंदाजा नहीं। अभी हमारे मसूद साहब से पूछूंगा, फिर बाकी 2 साथियों से पूछूंगा। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, जैसा कि मैंने अर्ज किया, मसला अब ये आन पड़ा है कि ये तो सूरत हाल जो भी डामाडोल होगी, हम इस पर बहस करें ना करें, 6 दिनों में क्या होगा, ये 12 दिनों में जाएगा, जैसे परवेज इलाही कहते हैं, या कुछ और होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। मंतकी अंजाम क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद हम किस तरफ, हमारी मंजिल क्या होगी, किस तरफ जा रहे हैं हम, ये सारा जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, हो रहा है,
किया जा रहा नहीं मैं कहना चाहता, क्योंकि वो कोई समझेगा कि हमारी तरफ इशारा है, कोई समझेगा कि नहीं हमारी तरफ इशारा है। अमार मसूद साहब, क्या आपको नजर आता है इसमें? अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, मेरे लिए बहुत मोहतरम है डॉक्टर हुमायूं, तो मैं उनकी कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ बहुत एहतराम के साथ। उनसे इख्तलाफ करता हूँ लेकिन एहतराम के साथ। पहली बात तो ये है कि इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल को भुट्टो की और पीएनए की तहरीक से कोई मुमासलत देना बड़ी ज्यादा है। एक तो ये है कि उस वक्त जो 9 जमातें थी उनका नुक्ता नजर और था, इस वक्त जो जमातें हैं उनका नुक्ता नजर डेमोक्रेसी है, एक हाइब्रिड निजाम हम पे मुसल्लत था, उनके अंदर अननेचुरल अलायंसेस बिल्कुल मौजूद है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन नेचुरल अलाइन नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त सारी वो कुव्वतें जो प्रो डेमोक्रेसी है वो एक तरफ हो गई हैं और सारी वो कुव्वतें जो एंटी डेमोक्रेसी है वो एक हो गई है। दूसरी बात ये है कि खान की शख्सियत को जुल्फिकार अली भुट्टो की शख्सियत से कंपेयर करना मुनासिब नहीं है। भुट्टो साहब के साथ बहुत सारे इख्तलाफात भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बहुत बड़े बड़े कारनामे भी हैं। इस्लामिक समिट हुआ, स्टील मिल बनी, न्यूक्लियर प्लांट बना। इमरान खान के दौर में क्या हुआ, लंगर खाने बने, तो ये शर्म का मुकाम है ना। दूसरी बात यह है कि आप चाहते हैं कि आगे का रास्ता आपको बताया जाए। आगे का रास्ता इमरान खान साहब को पता है और इमरान खान साहब बहुत दफा इसका इकरार भी कर चुके हैं। वो अक्सर ये फरमाते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी नहीं, और फिर उन्हें इस बात का इदराक नहीं रहता कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट वो खुद कर रहे हैं। कभी वो लॉन्ग मार्च लेके आते हैं, कभी धरना लेके आ जाते हैं, कभी असेंबलियां तोड़ने लगते हैं, तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। ये मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि हुकूमत की माशी कारकर्दगी कोई ऐसी काबिल जिक्र नहीं है, कोई आम आदमी को अभी तक फलाह नहीं मिली, तो ये उस पर बहुत ज्यादा फख्र करने की बात नहीं है। लेकिन इकोनॉमी कुछ जादू से थोड़ी ठीक होती है, इट टेक्स सम टाइम। इमरान खान साहब को टाइम नहीं देना चाहते। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो तो वो कहते हैं कि हम अगला बजट अगर पेश कर सके तो उसके अंदर हम यकीनन सूरत हाल बेहतर करें। इमरान खान साहब की कोशिश ये है कि वो अगला बजट उन्हें पेश ना करें। अल्टीमेटली हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा, जो शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर में बहुत पहले कहा कि आप अपने सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह रखें, आप अपनी पार्टी के झगड़े अपनी जगह रखें, लेकिन उसको मईशत पर असरअंदाज ना होने दो। हमने पाकिस्तान का इन सियासी झगड़ों में बहुत ज्यादा नुकसान किया। आपको पता ही होगा कि दुनिया के जो कम तरक्की पजीर ममालिक हैं उसके अंदर भी बेतहाशा चीजें बन चुकी हैं। वहां पे भी एजुकेशन फ्री है, मेट्रो बन चुकी है, मोटरवे बन चुकी हुई है, एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। हम 75 साल के बाद भी इन्हीं बेसिक चीजों का रोना रो रहे हैं। ठीक बात है आपकी, ये बहुत अहम बात है कि जो 75 साल बाद पहले चीजें तय कर लेनी चाहिए थी वो तय नहीं कर पा रहे। मैं आखिर में भी आपके पास दोबारा आऊंगा। हुमायूं अहमद साहब, चूंकि बात आपसे हवाले से शुरू हुई थी, मैं चाहता हूं पहले आपसे इसका जवाब लूं, फिर मैं जाऊं इज़ान अफसल साहब की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो अम्मार साहब ने जो कहा है उनकी एक राय होगी, वो बिल्कुल उनको हक है अपनी राय रखने का, लेकिन एट द सेम टाइम कंपैरिजन की बात करते हैं। कंपैरिजन आप जब करना शुरू करते हैं, जब आप जुल्फिकार अली भुट्टो की बात करते हैं तो उनकी उन बातों को भी करें जब उन्होंने मेरा ख्याल भुट्टो को हम ज्यादा ना छेड़ें, मेरे जज्बात भी मुश्तिल हो जाएंगे। नहीं, देखिए आपके जज्बात और हकीकत में बहुत सारी चीजें ऐसी मैं भी भुट्टो का मुखालफ ही था। अगर आप मुखालफ हैं मैं भी मुखालफ रहा हूं। नहीं, देखिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। देखिए हम कोई भी शख्स, कोई भी लीडर जो होता है ना, जब वो डिसीजंस लेते हैं तो उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस आ जाते हैं। अब इस सूरत हाल में क्या हो रहा है, चीज आपको पसंद होगी कुछ नहीं होगी, आप इलेक्शन ही मांग रहे हैं इस वक्त। देखिए, जब हम बात करते हैं एक पॉलिटिकल उसकी, और अब आप कहते कि जी अमार साहब कह रहे थे कि ये आके इंस्टेबिलिटी के लिए आ जाते हैं और कभी धरना लेकर आ जाते हैं। अमार साहब को इस चीज की बखूबी इल्म होगा कि जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस का एक बहुत
क्या कह सकते हैं, एक हिस्सा होती है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। हम डेमोन्स्ट्रेशन में मांग क्या रहे हैं, ठीक है, हम डेमोन्स्ट्रेशन में मांग क्या रहे हैं, द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस विच इज इलेक्शंस। हम मांग रहे हैं कि दोबारा से मैंडेट होना चाहिए। क्यों? इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जिसने एक किस्म की एक इंस्टेबिलिटी कह ले या एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है कि कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा कि कौन सही क्या है, कौन सही कर रहा है। हम कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो कहते थे ये सिलेक्टेड है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वो कहते हैं इमरान और माफ की छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। देखिए ना के बारे में एनआरओ मांग रहा है। देखिए मेरी बात सुने ना, मुझे तो समझ ये नहीं आती कि ये जो एक दो लोगों ने, जिसमें वावडा साहब भी हैं, जिसमें अपने वो क्या नाम है, अपने सेठी साहब हैं, इन लोगों ने तो ऑलरेडी डिसीजंस बता दिए कि क्या होने वाले हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये डिसीजंस ये लोग खुद बैठ के कर रहे हैं और किसी से करवा रहे हैं या क्या हो रहा है। हाउ डू दे नो कि डिसीजन क्या आ रहा है? अगर ये आ रहे हैं तो क्या है? देखिए ना फर्ज करें देखिए इमरान खान, जहां तक मैं उस शख्स को जानता हूं, ना वो एनआरओ मांगने वालों में से है, ना वो एनआरओ मांगेगा। ठीक है, अगर आपने उसके साथ वो अभी भी इधर ही बैठा हुआ है, उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर आप लोगों ने हर वो चीज करने की कोशिश की है जो आप एक इंसान जो अपनी क्या कह सकते हैं, दिमाग के लिहाज से सोच के जो भी गलत काम कर सकता है वो किए इन लोगों ने। लेकिन वो बंदा अपनी जगह पे खड़ा है और अपने पॉइंट पे खड़ा है। पॉइंट उसका क्या है? आपकी बात आ गई। उसका पॉइंट एक है, इलेक्शन प्रोसेस में जाओ, मैंडेट लेकर आओ और इस मुल्क को स्टेबिलिटी दो। अगर ये लोग बगैर इलेक्शंस के रहते हैं, 6 महीने रहते, 8 महीने रहते, 10 महीने रहते, देखिए जब एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल आपकी बात मुकम्मल हो गई कि नहीं होगी, इंस्टेबिलिटी रहेगी। ठीक बात है, इंस्टेबिलिटी रहेगी। जी राणा साहब, एक और बात है, नहीं मैं दोबारा लाता हूं, आपका बहुत कम है मेरे पास। एक मिनट यार ये मसला होता है ना फिर। उन्होंने कहा था आईनी मुद्दत। देखिए पॉलिटिकल उसमें आईनी मुद्दत होती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। अगर आपको पॉलिटिकल प्रोसेस को स्ट्रांग करने के लिए पहले डिसॉल्व करके इलेक्शन में जाए, ये भी आईनी तरीका है। ठीक बात है। राणा साहब क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, सनियत तोड़ी जा सकती थी, भुट्टो ने भी तोड़ी थी, वक्त से पहले तोड़ी थी, वो हो सकता है ना। हाँ वो आप क्या कहेंगे? वो तो बहस ही नहीं है ना। तोड़ लें असेंबलियां और उनमें फिर इलेक्शन हो जाएगा। अगर कामयाबी से तोड़ लेते हैं तो इलेक्शन हो जाएगा। अगर आईनी कोई तरीका है उसको रोकने का और वो हमारी पार्टी वो जो है अमल करती है तो वो भी एक प्रोसेस है। लेकिन बात यही है ना कि इलेक्शन आइन के मुताबिक होना चाहिए, चाहे वो असेंबलियां डिसॉल्व करके हो जाए कामयाबी से, या और वो फिर उन्हीं असेंबलियों में होगा इलेक्शन जो डिसॉल्व होंगी। एक तो ये हो गया। देखिए इशू जो पहले डॉक्टर साहब ने एक वो नैरेटिव बिल्डअप किया, यही मसला है आज पाकिस्तान की सियासत में। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ ये लोग थे और सब गलत लोग एक तरफ हो गए। तो ये जो बयानिया है कि हम ठीक हैं, हम अच्छे हैं और बाकी सब गलत हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हों जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो लफाफे लेते हैं, ईसीपी इनके खिलाफ फैसले करे, वो गलत हैं, वो भी बिके हुए हैं, एक पार्टी का हिस्सा हैं। जज जब गलत इनके खिलाफ फैसले करे वो भी गलत है। एस्टेब्लिशमेंट जब इनके साथ इनको सपोर्ट करती रहे ठीक है, जब वो कहे हम न्यूट्रल हैं तो वो भी गलत है। और सियासतदान सब चोर हैं। और हम बात कर लेंगे टेररिस्ट से या अलहदगी पसंद से, लेकिन इनसे नहीं करेंगे। हम एक वक्फा लेते हैं, मुझे पता है आपको कहीं जाना है, मैं फौरन वक्फे के बाद आप ही से बात को शुरू करूंगा और बात को आके लेके जाऊंगा। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैंने बताया था कि हम राना साहब से बात शुरू करेंगे, राना एहसान अफसर साहब के साथ, ताकि उनकी बात कंप्लीट हो सके। बाकी फिर अपने साथियों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी राना साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें। सर मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि ये जो बयानिया इमरान खान ने बनाया है, ये उसको रोकता है हमारे साथ टेबल पे बैठ के बात करने से या पाकिस्तान के मामलात पे भी मुशावरत करने से। क्योंकि अगर वो ये करते हैं तो ये एक ही तो बयानिया है पीटीआई का, लेकिन इस बयानिया में मसला क्या है कि ये फॉरेन फंडिंग के अंदर दर्जनों अकाउंट छुपाने के मुजरिम ये उसके अंदर गिल्टी पाए गए, वहां पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ा दी। तोशा खाना के मुजरिम ये, फिर वो $250 मिलियन की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो अलहदा कहानियां, फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है कि ये करप्ट तरीन हुकूमत थी। तो ये जहां दूसरों और हमारा रगड़ा इन्होंने अपने दौरे वक्त में हुकूमत में भरपूर निकाला, लेकिन कुछ साबित नहीं कर सके। तो ये पाकिस्तान का डिलेमा है
کہ ایک جماعت نے جو ایکسٹریم بیانیہ بنا دیا ہے، پولرائز کر لیا ہے ماحول کو، اگر وہ اس سے پیچھے ہٹتی ہے تو اور اس کے پاس کچھ ہے نہیں. اور یہ جو ہے پاکستان کی سیاست کو لیڈ کر رہی ہے، یہ پاکستان کی سیاست کو یہ گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق الیکشن ہو جائیں، ان کے مطابق سیاسی ماحول بنے. تو وہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہوگا. تو اب اس کے مطابق یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ آئینی طریقے سے ڈیزالو کر لیتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، آئین کا حصہ ہے، ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے. ہو جائے گا تو ہم الیکشن میں جائیں گے بھرپور طریقے سے، لیکن ایسا لگ نہیں رہا، ایسا نظر آتا ہو نہیں رہا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. ہوئے گا تو ہم جو آئینی رستہ ہے، طریقہ ہے، جو ای سی پی کی ڈیٹ ہوئی اس کے مطابق الیکشن ہو جائیں گے، کوئی نہیں ان کو روکے گا. پھر لیکن ہمارا پھر یہ موقف ہے کہ ملک اس وقت جہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت تھی، وہاں ایک جماعت بضد ہے کہ اس کو اقتدار مل جائے. پولیٹیکل سٹیبلٹی جائے بھاڑ میں، بہانہ یہ کہ معیشت خراب ہے جس میں ان کا 80% حصہ ہے، باقی 20% ہمارا بھی ہوگا. لیکن ہم ان برے حالات میں جہاں دنیا میں ایک ریسیشن کا ماحول ہے، ہم اکانومی کو مینج کر رہے ہیں، سخت حالات ہیں، سخت فیصلے بھی لے رہے ہیں، اپنی سیاسی جو ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ بھی پے کر رہے ہیں، لیکن ہم ملک کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے گفتگو کی. ڈاکٹر صاحب، اب آپ ساری گفتگو آپ نے سنی، آپ اس بحث کو کنکلوڈ اس طرح کریں کہ پاکستان کے مسئلے کا حل کیا؟ آپ کہتے ہیں الیکشن کراؤ، وہ کہتے ہیں قانونی طور پر آپ کروا سکتے ہو تو کروا لو، ہم قانونی طور پر روک رہے ہیں یعنی کہ قومی اسمبلی کے الیکشن. آپ ہماری بات نہیں مانیں، جہاں اسمبلیوں میں آئے وہاں ہم سے طے کریں. تو یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلتا نظر آتا ہے نا جی. اور مقدمے جو بنے ہوئے ہیں عمران کے خلاف، وہ کہتے ہیں چلنے دو. مقدمے جو چل رہے ہیں نا ان کو چلنے دیں. نہ ہم نے کہا اس کو روکو، نہ ہم نے کہا کہ اس کو کرنا. وہ چلتے ہیں اپنے انجام تک، جہاں پہنچیں گے اس کو اس لحاظ سے دیکھا جائے گا. میں نے آج کے پورے اس میں کوئی، اور نہ میں کوئی بیانیہ ایسے کہ جس میں میں نے کہا کہ کوئی لفافہ لیتا ہے یا کوئی چور ہے یا کوئی وہ ہے. اگر کسی کی داڑھی میں کوئی تنکا ہے، آئی کانٹ ڈو دیٹ تھنگ. لیکن دیکھیں بات انہوں نے، رانا صاحب نے جو بات کی نا کہ اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی وجہ سے بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں ساری پولیٹیکل فورسز بات کر سکتے ہیں. ہم بات کس پہ کر سکتے ہیں؟ کامن ایجنڈا پہ بات کر سکتے ہیں. ہم جو ان کامن ایجنڈا ہے اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے لیے نہ تو نواز شریف کا بیٹھنا ضروری ہے، نہ عمران خان کا بیٹھنا ضروری ہے، لیکن ان پولیٹیکل پارٹیز کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کا آپس میں بیٹھنا ہے. اور وہ ہے اچھا، ون پوائنٹ ایجنڈا کیا ہو سکتی ہے؟ اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ اسٹیبلٹی اس لیے سے آئے گی کہ ایک حکومت جو بھی بنتی ہے وہ اسٹیبل حکومت ہو، اس کے پاس بیساکیاں نہ ہو، وہ کسی کے اشاروں پہ نہ ہو سکے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے صرف الیکشنز کی وجہ سے ہوگا. اچھا، الیکشن جمہوریت میں دیکھیں نا، الیکشن اگر فرض کرے میرا ایک سوال ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وجہ یہ ہے کہ معاف کریے کہ میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ وضاحت آ جائے. وہ کہتے ہیں سٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، وہ اسمبلی میں نہیں آتے. سر اگر فرض کریں، اگر سٹیبلٹی اس وجہ سے ہوتی کہ کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہوا ہے تو انہوں نے اسمبلی میں نہیں آتا، ساتھ یہ بھی ہے. اور پی ڈی ایم نے دیکھیں نا، اور پی ڈی ایم نے مل کے، اور ہر ایک پارٹی نے، نون لیگ نے اپنی، مولانا فضل الرحمان نے اپنا، بلاول بھٹو نے اپنا، کسی نے مہنگائی مارچ، کسی نے یہ مارچ، کسی نے وہ مارچ، یہ سب کر چکے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی اس وقت تھی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن اٹ از دا پولیٹیکل سٹیبلٹی وچ از ناٹ دیئر، جس کی وجہ سے ان کو چبھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. اگر آپ کی سٹیبلٹی، فائنینشیل سٹیبلٹی آنے کی وجہ ہوگی جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. پولیٹیکل سٹیبلٹی تب ہوگی جب فریش مینڈیٹ آئے گا. اچھا، انہوں نے ایک بات کی کہ ہم یہ الیکشن کرا لیں گے. ان کا خیال یہ ہے کہ جب اسمبلیز ٹوٹیں گی تو یہ لوگ آرام سے بائی الیکشنز کرا لیں گے. دیٹ ول بی جنرل الیکشن فار دوز 2 پروونسز. جنرل الیکشن کا مطلب ہے وہ 5 سال میں ہوگی انٹل انلیس کوئی آ کے اس کو ڈیزالو نہیں کر لیتا. اور ان کی اطلاع کے لیے کہ اگر 5 سال کے لیے کے پی میں اور پنجاب میں الیکشنز ہو جاتے ہیں اور اس میں 75 سے 80% سیٹس پی ٹی آئی والے لے جاتے ہیں تو پھر یہ تو آپ کی assumption ہے نا.
अजम्पशन है सर, अजम्पशन है ना, लेट मी अज्यूम ना, मेरी अजम्पशन है, मुझे कर लेने देना। आप मुझसे डिसएग्री करते हैं वो आपका हक है, लेकिन जो मेरी सोच है मैं उस लिहाज से करता हूं, और मैं ये अजम्पशन कर रहा हूं, मैं अजम्पशन कर रहा हूं पिछले 4 महीनों की बेसिस पे कर रहा हूं कि अगर वो पीटीआई वाले, अगर नहीं, जब पीटीआई वाले ये जीत जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है, उसके बाद उन लोगों को पता चल जाएगा कि जब पंजाब में और केपी में ये जीत गए तो नेशनल असेंबली की सीटें ये हमसे लेकर दिखा दे, उसके बाद जब नेशनल असेंबली की सीटें होंगी ये सिंध और बलूचिस्तान लेकर दिखा दे, इनके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बात यह है कि आप जो सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि पीडीएम इस बात की पूरी कोशिश करे कि असेंबलियां न टूटने पाए और इसके इलेक्शन न होने पाए। नहीं, देखिए क्योंकि आप तो नक्शा बता रहे हैं कि अगर ये हो जाएगा तो आप हार जाएंगे। देखिए, खोखर साहब ने क्या कहा, खोखर साहब ने कहा था कि ये जो सिंध असेंबलीज में सब कुछ इन्होंने कहा था, फिर थोड़ी सी कोई बीच में और मीठा बीच में डाल दो, ये कर लो। देखिए, दबे लफ्जों में उन्होंने हर वो चीज कह दी जो हम कह रहे थे, दबे लफ्जों में उन्होंने हर उस बात की तायीद कर दी जो इमरान खान कह रहा था। एग्रीड और नॉट? हाँ, मुस्तफा नवाज खोखर ठीक है ना। तो देखिए मैं नवाज खोखर साहब की बात कर रहा हूं, उन्होंने हर वो बात कह दी है कि जिस वजह से ये सारा हुआ है। अब रही बात ये, अगर आप इस मुल्क के लिए, ये मुल्क मेरा भी है, ये मुल्क राना साहब का भी है, ये मुल्क इमरान खान का भी है, ये मुल्क नवाज शरीफ का भी है, अगर फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ वो थिंग, पीटीआई जो कि एक स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो कहती है कि यार इलेक्शंस पहले करा दो, ठीक है, और आप लोग कहते हो नहीं अक्टूबर में होना चाहिए, तो अगर 4 महीने पहले इलेक्शंस हो जाता है फॉर द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, 2-3 महीने पीटीआई आगे निकल जाए, 3-4 महीने आप पीछे आ जाओ, इस एक पॉइंट पे आप आके बैठ के कहो कि यार बात कहां होगी, बात तो असेंबलियों में होगी ना। और सर जी, बात करने के लिए देखिए ना, सदर करेंगे या फौज नियत करने के लिए सर नियत चाहिए होती है, नियत करने के लिए अच्छा, एक बंदा कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई भी बंदा पीडीएम का कोई रिप्रेजेंटेटिव कहते कि जी हम इलेक्शन की डेट डिसाइड करना चाहते हैं, वो ये कहते कि आओ हमारे साथ इलेक्शन की डेट डिसाइड करें, नहीं कहा इन्होंने, नहीं कहा इन्होंने, नहीं कहा। चलिए हम डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। अमार मसूद साहब, आप कंक्लूड कीजिए सारी गुफ्तगू को, क्या नजर आता है आपको? देखिए, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, 2-3 नकात जरा थोड़ा सा लाइटर टोन में करते हैं, बहुत संजीदा गुफ्तगू बड़ा जिक्र हुआ, और वो जाहिर है मैंने भी बहुत ये ताना सुना, आपने भी ये फिल्म सुना होगा। तो मेरी अहलिया ये कहती है कि जिस सोशल मीडिया पे जाओ वहां तुम्हें लिफाफा साहब नहीं कहती है, तो लिफाफे जाते किधर है? मैं आज तक उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। दूसरी बात ये है कि ये जो असेंबलियां तोड़ने का मसला है, मुझे इसकी मंतक नहीं समझ आ रही। पहली बात तो ये है, केपीके में और पंजाब में इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत है, दोनों जगह इमरान खान की पीटीआई की हुकूमत है, या उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है। असेंबलियां तोड़कर क्या होगा? ये चाहते हैं कि यहाँ पे नए इलेक्शन होंगे, तो उसमें 2 सूरतें होंगी, या पीटीआई की हुकूमत आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ? यानी आपकी हुकूमत अगर आ जाती है तो आपकी सूरत हाल में और उस सूरत हाल में क्या फर्क पड़ा, आपने क्या कारनामा किया? दूसरी बात यह है कि डॉक्टर हुमायूं की गुफ्तगू से मुझे एक नवीद खुशखबरी ये नजर आई कि पहले इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि अक्टूबर में इलेक्शन करा लें, और वो डेट आपको पता है बहुत अच्छे से, अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 3 महीने पहले करा। तो इसका मतलब है कि ये तो बड़ी खुशहाली बात है, आहिस्ता आहिस्ता ये दौरानिया भी कम हो जाएगा। मसला सिर्फ ये नहीं है, इलेक्शन इमरान खान साहब की ख्वाहिश नहीं, इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस खुलने वाले हैं, एक की समाअत 20 को है, एक की 9 जनवरी को है, उसके अंदर आपको सारी बातें खुल के सामने आ जाएंगी कि ये इस कदर ज्यादा इश्तिहाल लोगों को क्यों दिलाया जा रहा है, वो सारे लोग जो आपके मौसम थे उनको गाली क्यों दी जा रही है, इस सारी सियासी बिसात को लपेटने की कोई कोशिश की जा रही है। इसलिए कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान, हमारे प्रोग्राम में देखिए हमने कितनी देर गुफ्तगू की कि असेंबलियां टूटेंगी नहीं टूटेंगी, और कितनी देर गुफ्तगू की कि तोशाखाना केस में क्या हुआ, फॉरेन फंडिंग केस में क्या हुआ, टेहरियाम के केस में क्या हुआ, हमने नहीं की ना। इसका मतलब है कि हमारी तवज्जो बिल्कुल हटाई जा रही है, हमें एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है।
जो मंजर हमें दिखाया जा रहा है असल में वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कुछ पस मंजर में हो रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और पस मंजर में इमरान खान के खौफ, खदशे, खतरा, और वो खतरात क्या है कि वो ना सिर्फ ना है बल्कि वो जेल में भी जा सकते हैं। और सिर्फ ये बात नहीं है कि वो जो बयानिया उन्होंने क्रिएट किया कि हमें, आप मीर साहब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, गुज़िश्ता 5 साल में तारिक जमील से लेके साकिब निसार तक, आसिफ गफूर से लेके फैज हमीद तक, हर एंकर से लेकर हर तजियाकार तक, जनरल बाजवा से लेकर चेयरमैन सेनेट तक, हर ट्रोल से लेकर हर यूट्यूबर तक उन्होंने हमें ये सबक सिखाया कि मसीहा एक ही शख्स है, ईमानदार इस माशरे में एक ही शख्स है, वो कोई ऐसा अवतार है जो आसमान से आए। अब जब उसकी कली खुलेगी और उसकी असलियत सामने आएगी तो वो इमरान खान का खौफ है, और वो खौफ उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैं मानना चाहता हूँ जिस तरफ अभी लोगों को तवज्जो ही नहीं है। वो हक़ाइक़ इतने ज्यादा स्याह हैं, इतने ज्यादा कभी हैं कि वो जैसे जैसे सामने आते जाएंगे लोगों की आंखें खुलती जाएंगी। अभी ये देखिए हर चौथे दिन एक ऑडियो लीक आती है, इमरान खान साहब को चाहिए फौरन सू कर दे कि ये क्यों आई है। आज तक इमरान खान साहब ने सू किया नहीं किया, इसलिए कि वो चीजें हकीकतों पर बनती। ठीक बात। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जी, तीनों हजरात का बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की, हर नुक्ता नजर सामने आया। एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं सवाल पूछता हूं कि मेरे मुल्क का क्या बनेगा अगर इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन हो जाते हैं मसला हल होता है, नहीं होते तो क्या मसला हल हो जाता है। ऐसे सवालात हैं जिसका कोई जवाब किसी के पास है नहीं। आप ये परवेज इलाही ने जो शुरू किया है, ये लगता है कि असेंबलियां टूटेंगी कि नहीं टूटेंगी, ये सवाल ही पैदा हो गया है। और ये भी हो गया कि परवेज इलाही जो कि बड़े एक मजे हुए सियासतदान हैं और कभी वो एस्टेब्लिशमेंट से हट के भी नहीं गए, वो आने वाले दिनों में क्या क्या नुक्ता नज़र इख्तियार करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। इसलिए नहीं कि उससे पंजाब असेंबली का फैसला होगा, बल्कि इसलिए कि ये पता चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने वाला अब किधर चल रहा है। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।